आज सावन महीने का चौथा सोमवार है। देश भर के शिवालयों में भक्तों का जन सैलाब जो है वो उमड़ा है और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज गया है शिवालय जहां पर महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। तो आज सावन महीने को भगवान शिव का प्रिय महीना जो है वो माना जाता है और इस महीने के प्रत्येक सोमवार को विशेष रूप से शिव भक्त जो है उन भोले बाबा की यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। और आज सावन महीना का जो है वो चौथा सोमवार है। सावन का चौथा सोमवार भगवान शिव की विधिवत उपासना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन महादेव के भक्त जो है वो व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाते हैं, फिर भगवान शिव से सुख, समृद्धि और मनोकामना की प्रार्थना करते हैं। तो आज सोमवार का आपको बताते चले कि सावन का आज चौथा सोमवार है, जहां देश भर के शिवालयों में भक्तों का जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है और हर जगह, हर मंदिर में हर हर महादेव के जयकारों से जो शिवालय है वो पूरी तरह से गूंज उठा है। और आपको ये भी बताते चले कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। तो आज सावन महीने को भगवान का, शिव का प्रिय महीना भी माना जाता है और इस महीने के प्रत्येक सोमवार को विशेष रूप से शिव भक्त जो हैं वो भोले बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। और आज सावन महीने का चौथा सोमवार है, जहां सावन का चौथा सोमवार भगवान शिव की जो है वो विधिवत उपासना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और इस दिन महादेव के भक्त जो है वो व्रत रखते हैं और भोले बाबा पर, उनके शिवलिंग पर दूध और जो जल है, बेलपत्र है, धतूरा आदि जो है वो चढ़ाते हैं। बाबा भोले बाबा की पूजा करते हैं और अपनी जो मनोकामना है वो मांगते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो चुका है। पीएम मोदी का भारतीय एथलीटों को लेकर एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। भारतीय दल के प्रयासों की सराहना करते हुए हर भारतीय को उन पर गर्व है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को बधाई। तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये एक्स पर पोस्ट किया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि पेरिस ओलंपिक जो है अब उसका समापन हो चुका है, जिसके बाद पीएम मोदी का भारतीय एथलीटों को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने बधाई दी है, भारतीय दल के प्रयासों की सराहना किया है उन्होंने और साथ ही साथ अपने एक्स पर उन्होंने लिखा है कि हर भारतीयों को उन पर गर्व है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को उन्होंने बधाई भी दी है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन की सराहना की। भारत ने पेरिस में 33वें समर ओलंपिक खेलों में 6 पदकों के साथ अपना अभियान जो है वो समाप्त किया है, जो ओलंपिक इतिहास में भारत का दूसरा बेस्ट प्रदर्शन है, यानी ये बेस्ट परफॉर्मेंस था। और पीएम मोदी ने कहा कि एथलीटों ने पेरिस में अपने प्रदर्शन से भारत को गौरवान्वित भी किया है और उन्होंने उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि पेरिस ओलंपिक के समापन पर खेलों के दौरान पूरे भारतीय दल के प्रयासों की सराहना करता हूं और सभी एथलीटों ने अपना बेस्ट प्रदर्शन दिया है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है और हर भारतीय को उन पर गर्व है। हमारे खेल नायकों को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि पेरिस ओलंपिक का समापन हो चुका है, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने पोस्ट किया अपने ट्विटर हैंडल पर और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पोस्ट करते हुए उन्होंने एथलीटों को बधाई दी और साथ ही साथ आपको बताते चले उन्होंने उनके परफॉर्मेंस की सराहना भी की है। और ये भी आपको बताते चले कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले जो भारतीय दल है उनको पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। तो चलिए अब बिहार की बात कर लेते हैं, जहां बिहार सरकार आज हर घर तिरंगा अभियान शुरू करेगी। जहां एनडीए आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करेगी और सभी जिलों के डीएम को भेजा गया है पत्र। तो बिहार सरकार आज से हर घर तिरंगा अभियान जो है वो शुरू करने जा रही है। जहां बिहार की एनडीए सरकार आज से राज्यव्यापी हर घर तिरंगा अभियान जो है वो शुरू करेगी और बिहार के कला और संस्कृति और युवा मामलों के विभाग ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में उनसे जीविका
दीदियों ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी और बुनकरों के पंजीकृत संघों को उनकी विशिष्टताओं के अनुसार संबंधित जिलों में राष्ट्र ध्वज बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा गया है। और बिहार के कला, संस्कृति और युवा विभाग के निदेशक द्वारा जारी उक्त पत्र में कहा गया है कि सभी जो विभाग जो है वो जिलों को इस अभियान के लिए धनराशि जो है वो उपलब्ध कराएगा और जीविका दीदियों और बुनकरों के पंजीकृत संघों को उनकी विशिष्टताओं के अनुसार राष्ट्र ध्वज के बनाने के कार्य में जो है वो लगाया जाना चाहिए। विभाग ने जिलाधिकारियों को इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करने को कहा और इस अभियान का उद्देश्य है यानी मकसद है कि लोगों के दिलों में देशभक्ति की जो भावना है उसे जगाना है और राष्ट्र ध्वज को लेकर जागरूकता को बढ़ाना है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में की गई है और हर घर तिरंगा अभियान के दौरान सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, पेशेवर और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और गैर सरकारी संगठनों, रेस्टोरेंट, थानों और आदि पर राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराया जाएगा। तो आज बिहार में हर घर तिरंगा अभियान की जो है वो शुरुआत की जाएगी। एनडीए आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रही है और आपको बताते चले कि यहाँ बिहार सरकार आज हर घर तिरंगा अभियान शुरू करेगी, जिसको लेकर सभी को यहाँ पर निर्देशित किया गया है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा गया है। तो चलते बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मानहानि मामले में समन के खिलाफ होगी सुनवाई। ध्रुव राठी के मानहानि कारक वीडियो को किया था रीट्वीट। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा था। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें कि सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दरअसल ये जो पूरा मामला है मानहानि मामले में समन के खिलाफ ये सुनवाई होने वाली है और ध्रुव राठी के मानहानिकारक वीडियो को यहां रीट्वीट किया गया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा था। अब आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। आपको ये भी बताते चले कि मई 2018 में केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की तरफ से सर्कुलेट किए गए मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट किया था, जिससे लेकर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस जो है वो दर्ज कर लिया गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें समन भेजा था और केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में केजरीवाल पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने वीडियो रीट्वीट करके गलती की थी और 11 मार्च को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा था कि क्या वह इस मामले में शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्या शिकायतकर्ता पर निर्भर करेगा कि वो इस माफीनामा है उसको स्वीकार करता है या नहीं करता है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें कि आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में और ये जो पूरा मामला है ये 2018 मई का मामला है, जहां केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की तरफ से एक सर्कुलेट किए गए मानहानिकारक वीडियो को यहां अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया था, जिसके लेकर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस जो है वो दर्ज कर लिया गया था और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्हें समन भी भेजा गया था, जिसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल की थी। अब आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पटना में कांग्रेस आज से शुरू करेगी आंदोलन। बिहार विशेष राज्य दर्जा मामले को लेकर आंदोलन करेगी और सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस नेता पीसी करेंगे यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। ये बड़ी जानकारी बिहार के राजनीतिक गलियारे से सामने आ रही है, जहां बिहार विशेष राज्य दर्जा मामले को लेकर कांग्रेस आज से यहां पर प्रदर्शन शुरू करेगी, आंदोलन शुरू करेगी, जहां आंदोलन को लेकर आज सभी जिला मुख्यालयों पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिहार कांग्रेस के जो केंद्र सरकार है
उनके द्वारा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करने के खिलाफ ये आंदोलन किया जाएगा। और आज से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी कांग्रेस और आज सभी जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी पीसी करेंगे। और 13 और 14 अगस्त को कांग्रेस कार्यकर्ता बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने के खिलाफ आज ये प्रदर्शन करने वाले हैं कांग्रेस। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि प्रखंड मुख्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठने वाले हैं, जहां 14 अगस्त के बाद प्रदेश कांग्रेस अपने आगे के राज्यव्यापी आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, ये बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं, जहां पटना में कांग्रेस आज से आंदोलन जो है वो शुरू करेगी। दरअसल बिहार विशेष राज्य दर्जा मामले को लेकर कांग्रेस ये आंदोलन करेगी, जहां सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस नेता पीसी करेंगे और कल डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। ये बड़ा अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। तो वही अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर से भारतीय संस्था SEBI और अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया है। और क्या आरोप लगाया गया है, इन आरोपों पर किस तरीके की गर्माहट देखने को मिल रही है, वह सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान कंपनी है। इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एडरसन ने की थी और इस कंपनी का काम इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स का विश्लेषण करना है और ये किसी भी कंपनी में हो रही है गड़बड़ी को पता लगाती है दरअसल, और इसके बाद उस कंपनी और गड़बड़ी की रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित करती है। हालांकि और आपको ये भी बताते चले कि इसकी काफ़ी रिपोर्ट जो है वो गलत भी साबित हुई है, लेकिन अपनी हालिया रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने कहा कि SEBI की चीफ माधवी पुरी जो है वो बुच अडानी से मिली हुई हैं और दोनों के व्यवसायिक जो है वो संबंध है, इसलिए अभी तक अडानी पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। लेकिन इन आरोपों को बुच के पति ने नकार दिया है और साथ ही अडानी समूह ने बयान जारी कर इन आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, शरारतपूर्ण और भ्रम फैलाने वाला बताया है। स्टॉक एक्सचेंजों के लिए जारी किए गए बयान में अडानी समूह ने कहा है कि विदेश में इसके जितने भी निवेश है वो सभी पूर्वतः पारदर्शी हैं और इसी पर सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों का पूरी तरह से उन्होंने खंडन किया है, निराधार बताया है। चरित्र हनन का भी प्रयास बताया है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब हिंडनबर्ग द्वारा अडानी समूह को टारगेट किया जा रहा है। आपको बताते चले कि पिछले साल यही जो कंपनी है एक रिपोर्ट के जरिए अडानी समूह को तगड़ा झटका दे चुकी है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च में अडानी समूह पर निशाना साधते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे, जहां हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जारी होने के बाद शेयर बाजार में भूचाल आ गया था। इस पूरे मामले पे देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर भारतीय संस्था सेबी और अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया है। अपनी हालिया रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने कहा कि सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच अडानी से मिली हुई है और दोनों के व्यावसायिक संबंध हैं, इसलिए अभी तक अडानी पर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया है। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, ठाकरे गुट ने राजनीतिक हमला बोला है। अडानी महाघोटाला सामने आया, ऑफशोर फंडिंग का मामला सामने आया, स्टॉक मैनिपुलेशन के चार्जेस लगे। हिंडनबर्ग ने चार्ज लगाया कि कैसे ऑफशोर से पैसा आता था, स्टॉक मैनिपुलेशन होता था, कैसे राउंड ट्रिपिंग हो रही थी। ये सारे चार्जेस हिंडनबर्ग ने लगाए। तो इसकी जो जांच है वो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को सौंपी गई, क्योंकि मार्केट का रेगुलेटर मार्केट पर आंख रखने का काम सेबी करता है। पर अब जो हिंडनबर्ग रिसर्च पार्ट 2 का सनसनीखेज खुलासा आया है, उसके मुताबिक
सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच उन्हीं ऑब्सक्योर बर्मुडा या मॉरिशस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिनके साथ गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध था। एक बड़ी फेमस लाइन है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। यहां पर तो मुंसिफ ही कातिल निकल रहा है। तो जो कोतवाल है जिसको जांच करनी थी उसका उन्हीं तथाकथित फंड में इन्वेस्टमेंट था इस रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर विनोद अडानी का संबंध था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अडानी मेगा घोटाले की जांच करने में सेबी की अनिच्छा को लंबे समय से देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गौतम अडानी की कंपनी समूह ने भी अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को नकार दिया है। कंपनी समूह ने खुद को पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध बताते हुए कहा कि सारे नियम कानूनों का पालन किया गया है। अडानी समूह ने बयान जारी कर इन आरोपों को दुर्भावनापूर्ण, शरारतपूर्ण और भ्रम फैलाने वाला बताया है। स्टॉक एक्सचेंजों के लिए जारी किए गए बयान में अडानी समूह ने कहा है कि विदेश में इसके जितने भी निवेश हैं, वो सभी पूर्णतः पारदर्शी हैं। अडानी समूह पोर्ट से लेकर पावर तक में डीलिंग करता है। उसने कहा है कि हिंडनबर्ग ने पुराने आरोपों को ही रिसाइकिल करके फिर से जारी कर दिया है, जबकि उन आरोपों को लेकर अच्छी खासी जांच हो चुकी है और मार्च 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट इन्हें नकार चुका है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च हर बार अडानी समूह को ही क्यों टारगेट करता है? क्या ये किसी साजिश के तहत किया जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में साफ तौर पर सफाई पेश करने के बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इन आरोपों का खंडन करने के बाद भी विपक्ष इस रिपोर्ट में पूरी दिलचस्पी ले रहा है। मैं पहले आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो फाइनेंस के और मार्केट के और ऑफशोर, ये जो फाइनेंस के और मार्केट के और ऑफशोर के और फलाना होल्डिंग के जो मामले होते हैं वो थोड़े पेचीदा से लगते हैं, लेकिन बात बड़ी साफ है, स्पष्ट है और सरल है। एक गांव में डाका पड़ा, डाकुओं ने अंधाधुंध लूट मचाई, खूब लूटा खसोटा, माल इधर से उधर किया। शक था कि लुटेरों के साथ गांव का मुखिया मिला हुआ है, उसकी मिली भगत है। तो लोगों को समझ में नहीं आया वो क्या करें। वो कोतवाल के पास गए, उन्होंने कोतवाल से कहा कि आप जांच कीजिए। तो कोतवाल आनाकानी करने लगा। कोतवाल कभी इधर की बात करे, कभी उधर की बात करे, कहे कुछ सबूत नहीं मिल रहा है। कोतवाल बगले झांकता था, लोग परेशान हो गए। फिर एक दिन सुबह सुबह पता चला कि लूट का माल तो कोतवाल के घर भी जा रहा था। तो एक मुहावरा हमारी तरफ कहा जाता है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ऐसी ही कुछ कहानी अडानी महाघोटाले की भी प्रतीत होती है। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। प्रधानमंत्री जी एक मशाल लेकर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मशाल लेकर देश को विकास और प्रगति के मार्ग पर चला रहा है। कांग्रेस केवल भड़काने की कोशिश, अंधेरे में रखने की कोशिश, जो उनकी पद्धति रही है इतने वर्षों से, उसी पद्धति पे कांग्रेस चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हिमाचल के ऊना की बात कर लेते हैं, जहां हिमाचल के ऊना में एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए वो पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश के ऊना में एसडीएम जतिन लाल ने बाथू गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान कहा कि आज जिला ऊना में बारिश से काफी नुकसान हुआ है और अब तक 3 शव जो है वो बरामद हुए हैं और एक बच्चे के लापता होने की सूचना भी मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि हिमाचल के प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिमाचल के ऊना में एसडीएम जतिन लाल जो हैं वो बाथू गांव पहुंचे हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वहां के आसपास के लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरों में भी देखिए कि किस तरीके से यहां पर बाढ़ ने जो तबाही मचा के रखी है और जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, जो गांव है वो पानी में डूब चुके हैं। और अब आज जो है एसडीएम जतिन लाल जो है वो बाथू गाँव पहुंचे, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा
करने के लिए पहुंचे हैं और वो वहां पर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे वो बातचीत भी कर रहे हैं। और इस दौरान आज जिला ऊना में बारिश से काफ़ी नुकसान भी हुआ है और अब तक जो 3 शव जो है वो बरामद कर लिए गए हैं और एक बच्चे के लापता होने की सूचना भी मिल रही है। एसडीआरएफ मौके पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास है कि प्रवासी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और उनके भोजन पानी की जो व्यवस्था है वो भी की जाए। पूरा प्रशासन राहत कार्यों में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। सरकार लोगों के साथ है और उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। तो ये एसडीएम जतिन लाल के द्वारा ये तमाम बातें कही गई। उन्होंने ये दौरा करने के दौरान उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से जो राहत कार्यों में सक्रिय रूप से यहाँ पर लगा हुआ है और सरकार जो है वो लोगों के साथ है और हर संभव मदद की भी यहाँ पर उन्होंने लोगों से बातचीत करने के दौरान आश्वासन दिया है। आज हमारे जो ज़िला ऊना में बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं अभी नहीं, हम बात रही हमारे जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर ही मैंने भी देखा तो काफ़ी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में बहुत नुकसान हुआ करोड़ों का। और अभी हमारे यहाँ पे 3 जो है डेड बॉडीज़ भी रिकवर हुई है और एक बच्चे के अभी मिसिंग होने की भी हमारे पास खबर है, जिसके लिए हमने एसडीआरएफ को इन्फॉर्म कर दिया। तो हमारी यही कोशिश है कि हम जितना जो लोग हैं उनको, जो माइग्रेंट्स हैं उनको हम रिलोकेट करके उनके खाने पीने और रहन सहन उस चीज़ का हम अभी इस टाइम पे ख्याल रख सकें। इसके अलावा अभी एक खबर हमें आई थी, हमारे दहला के जो है वासी वो जेजो के पास एक हादसे में उनकी जो है गाड़ी खड्ड में गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और इसमें हमारे जो टीम है वहाँ पे उनके साथ मौजूद है और जो बॉडीज़ हैं उनको होशियारपुर में सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ से उसके बाद वो हम उनको यहाँ पर लेकर आएंगे। तो जो है पूरा प्रशासन इसमें यही कोशिश कर रहा है कि जो हमारे लोगों को राहत कार्य हो सके और जितना भी हमारा जो नुकसान के बाद जो लोगों को इम्पैक्ट हुआ है उसमें हम उनको राहत और फौरी मदद जल्द से जल्द दे सकें। तो जो 3 आप डेड बॉडीज बता रहे हैं यहाँ पर, ये किस क्षेत्र विशेष हुई है? ये हमारी बात की जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें ये जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, जो लेबरर्स हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर घर पे अपने यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया में माइग्रेंट्स के लिए हमने बनाया है, वहीं पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लोग बह गए।